हमारे देश का सबसे विशाल रेगिस्तान जल्द ही एक हरे भरे जंगल में बदलने वाला है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। थार डेजर्ट भारत का एक ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहां पर सिर्फ 150 mm की ही बारिश होती है। इतनी कम कि इससे ज्यादा बारिश तो मुंबई जैसे शहर में बस सिर्फ कुछ घंटों में ही हो जाती है। यहाँ पर एक तरफ सर्दियों के मौसम में ऑलमोस्ट -5 डिग्रीज का फ्रीजिंग तापमान हो जाता है, जमा देने वाला तापमान, और वहीं पर दूसरी तरफ गर्मियों में इतनी ब्लिस्टरिंग गर्मी होती है कि यहाँ पर डिप्लॉयड हमारे सोल्जर्स तो रेती में पापड़ सेक लेते हैं। लेकिन अब अचानक से इस घने रेगिस्तान की काया पलट हो रही है। कई रिसर्चेस, पेपर्स, नेशनल और इंटरनेशनल मीडियाज ये रिवील कर रहे हैं कि थार डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन नाउ। यस, हजारों साल पुराना ये रेगिस्तान अब अचानक से एक हरे भरे जंगल में तब्दील हो रहा है। अब इस इम्पॉसिबल से काम को पॉसिबल बनाने के पीछे कई इनोवेटिव टेक्निक्स तो जरूर है, मगर एक ऐसी भी वजह है जो शायद मैं बोलूंगा भी ना तो आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग की। यस, बिलीव इट और नॉट, जिस चीज से आज पूरी दुनिया की ग्रीनरी खत्म हो रही है, हमारे पेड़ पौधे मर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, शहरों में तापमान आसमान छू रहा है, कई जगहों पर बिन मौसम बरसात हो रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। जिस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम हजारों लाखों पेड़ पौधे उगा रहे हैं, वही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही आज इंडिया का थार डेजर्ट हरा भरा जंगल बनते जा रहा है। साउंड सो पैराडॉक्सिकल, राइट? अब अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, ये सबसे पहले मैं एक साइंस एंथुसियास्ट हूं। तो यहां पर वो फंडामेंटल रूट कॉज ही आखिर क्या है? एंड यू नो व्हाट, आपको मे बी ये सुनकर खुशी भी हो रही होगी कि यार थार रेगिस्तान एक हरे भरे जंगल में बदल रहा है, मगर यू नो व्हाट, इससे बुरी खबर इंडिया के लिए और हो ही नहीं सकती। यस, थार इज टर्निंग ग्रीन, ये एक्चुअली में हमारे लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि अगर ऐसा वाकई में हो गया ना तो इससे आने वाले कुछ सालों में इंडिया में बारिश की भयंकर कमी होने लग जाएगी, जिस वजह से हमारे पूरे देश में अनाज का अकाल पड़ सकता है। नाउ अगेन, आपको यह भी सुनकर काफी पैराडॉक्सिकल लगेगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। सो अगर हम इतिहास में एकदम पीछे जाए करीब साल 1792 में, तो तब इस पूरे इलाके की हालत काफी खस्ता हुआ करती थी। इंडिया के डेजर्ट जोन्स पर रिसर्च करने वाली इकलौती सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के अनुसार उस दौरान थार में हर 3 साल में भुखमरी और सूखा पड़ना, यह हालत काफी कॉमन हुआ करती थी। इनफैक्ट अगर आप 1792 से लेकर 1899 तक देखोगे ना, तो थार रीजन में करीब 15 बार ड्राउट्स और फैमिन्स आ चुके हैं, जिसमें 9 बार तो काफी ज्यादा ये सिवियर थे। इसका नतीजा ये हुआ कि थार में रहने वाले काफी सारे रहवासी इस इलाके को छोड़कर चले गए। 1891 के सिंध प्रोविंस के सेंसस के हिसाब से, जिसमें थार भी आता है, इस इलाके में तब की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हो कितनी थी? हर 1.5 किलोमीटर में मैक्सिमम 102 लोग ही यहां पर रहा करते थे। लेकिन आजादी के बाद इस इलाके के लिए चीजें थोड़ी सी बेहतर होने लगी। देश के आजाद होते ही पीएम जवाहरलाल नेहरू को हमारे तब के एक हाइड्रोलिक इंजीनियर कंवर सेन ने इस समस्या के लिए एक समाधान बताया। उनका आइडिया यह था कि अगर हम पंजाब की नदियों के एक्सेस पानी को कैनल के जरिए थार के बंजर जमीन की तरफ डाइवर्ट कर लेंगे तो इस इलाके की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। अब जाहिर है ये हम उस समय की बात कर रहे हैं, आजादी के वक्त की बात। ये चीज तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था, क्योंकि इसमें 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक, अभी रिसेंटली ही आजाद हुए भारत के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि हम 650 किलोमीटर यानी कि 3 स्टेट्स लंबा एक कैनाल बना सके। दूसरा प्रॉब्लम, जिन पंजाब की नदियों से हम पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बना रहे थे ना, उनको लेकर तो ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे। इस बीच अगर हम पानी को डाइवर्ट करते तो शायद पानी को लेकर ही इन दोनों देश के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ जाती, और शायद हम इकोनॉमिकली वो झेल भी नहीं पाते, क्योंकि रिसेंटली 1947 में हमने पाकिस्तान के साथ एक जंग ऑलरेडी कर लिया था। बट इन चैलेंजेस के सामने पीएम नेहरू रुके नहीं। उन्होंने इन दोनों भी प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया। सबसे पहले तो 1957 में पीएम ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके रिवर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया। इस ट्रीटी से इंडिया को रावी, सतलज और बियास नदी के पानी पर कंप्लीट कंट्रोल मिल गया, यानी अब हम पंजाब से पानी राजस्थान डाइवर्ट कर सकते थे। रही बात दूसरे प्रॉब्लम यानी कि फाइनेंसेस की, तो उसके लिए भी उस समय नेहरू गवर्नमेंट ने एक काफी ब्रेव डिसीजन लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने $20 मिलियन एलोकेट कर दिए। $20 मिलियन उस दौर में एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी, तब उसकी कीमत करोड़ों में होगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर भी ये इन्वेस्टमेंट किया और इसके फिर लगभग 27 इयर्स बाद
यानी कि 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थार को ग्रीनिफाई करने का ये पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। इसे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट नाम दिया गया और आज तक ये इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल और दुनिया का लार्जेस्ट सक्सेसफुल इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसकी सक्सेस को आप इससे समझ सकते हो कि लेट 1980s में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस यूएस पॉलिटिकल मैगजीन एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू EIR ने इसको अपने मैगजीन में फीचर किया था एज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिसने थार रीजन के पानी की समस्या को काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। अब अगर स्टैटिस्टिक्स देखें ना तो कैनाल के बनने के बाद थार में क्रॉपिंग एरियाज यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड वाले एरियाज डायरेक्टली डबल हो गए थे। यस, जहां पर 1956 में सिर्फ 12.7% ही जमीन पर खेती हुआ करता था वहां पर, वहीं 1990s में 24.9% एरिया पर यहां पे खेती होने लगी। अब ये डिफरेंस आप इस सैटेलाइट इमेज में क्लियरली देख सकते हो। इंटरेस्टिंग राइट? अब ऑब्वियसली क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस रीजन में खाने और पानी की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई थी, तो लोग भी वापस से थार डेजर्ट में रीसेटल होने लग गए, यानी कि इस रीजन में पॉपुलेशन बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। थार में मेजरली सिर्फ नहर के नजदीक लोग जो रह रहे थे ना, उनके ही इलाके ग्रीन हो रहे थे। नहर से दूर दराज वाले जो एरियाज थे उनमें अभी भी काफी जमीन बंजर थी। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स की एक टेक्निक से इंस्पिरेशन लिया। एक्चुअली में 1970s के पहले सिंध, जो कि आज ऐसे दिखता है, वहां पर एक समय में रेगिस्तान हुआ करता था। बट 1877 में ब्रिटिशर्स ने सिंध प्रोविंस के थापड़कर डेजर्ट एरिया में एक साउथ अमेरिकन प्लांट स्पीशीज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी कि विदेशी बाबुल को इंट्रोड्यूस किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक स्पीशी की वजह से सिंध का ये पूरा बंजर इलाका हरा भरा हो गया। वहां के फार्मर्स की जमीनें भी उपजाऊ हो गई और इस एरिया में हरियाली आ गई। यस, सिर्फ इस एक प्लांट की वजह से। इनफैक्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डिटेल में अटैच कर लिए, उसमें भी आपको कई सिंध के फार्मर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे। पहले हम हमारे रिसर्च रेफरेंसेस को सिर्फ स्क्रीन पर ही फ्लैश किया करते थे, लेकिन अब से हम उसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी इन्हें ऐड कर दिया करेंगे, ताकि आपको अगर आपका खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च करना हो तो आपके पास हमारे सारे सोर्सेज हो। हमारी टीम में कई पैशनेट रिसर्चर्स और क्रिएटिव एडिटर्स हैं जो इन डेप्थ रिसर्च को आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हैं। हमारा मिशन है हमारे दोनों चैनल्स गेट्स इट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब हम हमारी टीम को एक्सपैंड भी कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आप भी हमारे इस मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाना हमारा काम होगा। वी आर लुकिंग फॉर स्किल्ड रिसर्चर्स, क्रिएटिव एडिटर्स एंड प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर्स फॉर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी इन मुंबई। मोर डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रिएट एन इम्पैक्ट टुगेदर। सो हम विदेशी बाबुल प्लांट की बात कर रहे थे जिसने सिंध की काया ही पलट कर दी। इनफैक्ट ये विदेशी बाबुल प्लांट तो आज सिंध रीजन से पूरे पाकिस्तान में तक फैल चुका है। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने इसे सिंध रीजन में इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया था क्योंकि इसके 4 फायदे। पहला ये कि ये पौधा किसी भी क्लाइमेट में किसी भी सॉइल टाइप में ग्रो कर सकता है, इंक्लूडिंग डेजर्ट एरियाज की रेतीली मिट्टी में जिसमें हार्डली कोई प्लांट स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है। इसके अलावा क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में काफी डीप तक जाती है, इसीलिए यह पौधा मिट्टी को भी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। दूसरा, विदेशी बाबुल एक नाइट्रोजन फिक्सर भी है, यानी कि जिस भी जमीन पर यह पौधा उगता है वहां पर जमीन में नाइट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो आप जानते ही होंगे किसी भी एरिया में वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस पेड़ का हर हिस्सा काम में भी आता है, मतलब इसके पत्ते भेड़ बकरी और बाकी जानवरों के लिए खुराक बनते हैं और इसकी लकड़ी भी फ्यूल वुड का काम करती है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, विदेशी बाबुल जिस भी एरिया में आ जाए ना, वो आग की तरह चारों दिशा में फैलने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लांट साल में 2 बार फ्लावर करता है और साल के 12 महीने इसके जो सीड पॉड्स होते हैं वो जानवरों के खाने के लिए अवेलेबल होते हैं। सो जानवरों के फीसीज के थ्रू, बर्ड ड्रॉपिंग्स के थ्रू इस विदेशी बाबुल के सीड्स एक मैसिव एरिया में ऑटोमेटिकली फैलने लगते हैं। सो इस प्लांट की एग्जैक्टली यही यूनिक फीचर्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अगले इनिशिएटिव्स के तहत कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें उन्होंने इस एरिया में भर भर के विदेशी बाबुल के पौधों को उगाना स्टार्ट कर दिया है।
अब आगे भी ऐसे कई सारे एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स हुए, जैसे 1999 का एग्जाम्पल ले लो। इसके 3 साल में ही पूरे थार रीजन का फॉरेस्ट कवर 14% से इंक्रीज हो गया था। इनफैक्ट आज भी वेस्टर्न राजस्थान के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में यह पौधा काफी ज्यादा कॉमन है। ये 2 मेजर इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका थार डेजर्ट में ग्रीन कवर बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा हाथ था। लेकिन जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसे आज के तारीख में पूरी दुनिया कोसती है, उसके वजह से भी आज हमारे थार डेजर्ट की काया पलट हो रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जानने के लिए ना हमें सबसे पहले बारिश ही आखिर कैसे होती है उसे फंडामेंटली समझना होगा। डोंट वरी, बस 5 मिनट में एकदम सिंपल शब्दों में इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे। देखो, बेसिकली बारिश ना पूरी की पूरी हवा और लो हाई प्रेशर जोन्स के बीच का खेल है। जब किसी एरिया में तापमान ज्यादा होता है, वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे लो प्रेशर जोन बनाती है। लेकिन जहां पर टेम्परेचर कोल्ड होता है, तो वहां पर हवा जमीन के पास रहती है और उस रीजन में एक हाई प्रेशर जोन बनता है। अब साइंस के फंडामेंटल्स के हिसाब से लो प्रेशर की गर्म हवा हाई प्रेशर की तरफ बढ़ती है, जहां से ठंडी हवा लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। नेचर में एक बैलेंस ऐसे करके मेंटेन रहता है। अगर आप इंडिया के इस थर्मल मैप को देखोगे, तो गर्मी के मौसम में क्योंकि थार डेजर्ट और उसके सराउंडिंग एरियाज में तापमान काफी बढ़ जाता है, तो तभी ये एक पावरफुल लो प्रेशर जोन का काम करता है, जो इंडियन ओशन के हाई प्रेशर के मानसून विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब जब समुद्र की ये मॉइस्चर फिल्ड हवा इंडियन रीजन में लैंड करती है, तो कॉन्डेंसेशन की वजह से ये हवा इन रीजन्स में बारिश गिराते गिराते आगे बढ़ती है, जब तक वो हिमालय से ना जाकर टकरा जाए। इसके बाद नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी भारी बारिश होने लगती है। पर यहां पर थार में प्रॉब्लम है ये अरावली रेंजेस, जो इन विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिस वजह से थार में सूखा पड़ता है। बट रिसेंटली गुवाहाटी के कॉटन यूनिवर्सिटी के एक मेटेरोलॉजिस्ट भूपेंद्र नाथ गोस्वामी जब इंडिया के क्लाइमेट पैटर्न्स को स्टडी कर रहे थे ना, तब उन्हें एक अनयूजुअल फिनोमेनन देखने को मिला। बेसिकली उनका यह कहना है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अभी इंडिया के बे ऑफ बंगाल रीजन में कुछ नए अनयूजुअल प्रेशर जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस वजह से जो बारिश आइडियली नॉर्थ इंडिया के तरफ बढ़नी चाहिए, वो अब सीधे थार डेजर्ट की ओर बढ़ रही है। एंड दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर यही सेम पैटर्न कंटिन्यू होते रहा, तो ज्यादा बारिश होने की वजह से आने वाले दशकों में थार तो पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगा, बट इस ड्रास्टिक शिफ्ट से इन प्रेशर जोन्स की वजह से इंडिया के बाकी इलाकों में बारिश की किल्लत होने लगेगी, जिस वजह से इंडिया के कई पार्ट्स में खाने पीने का अकाल आ सकता है। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, बारिश में थार एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, जिसकी वजह से ही इंडिया में बारिश अट्रैक्ट होती है। बट अभी जैसे हमने देखा, थार में ज्यादा बारिश गिर रही है, और ये कोई 1 साल का डेटा नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ने पिछले 50 साल के वेदर पैटर्न्स को स्टडी किया है, जिससे उन्हें यह पता चला कि पिछले 50 सालों में वेस्टर्न इंडिया में 25% ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन वहीं पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बारिश 10% से डिक्रीज हो गई है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यूड रहा, थार रीजन काफी हद तक ग्रीन तो हो जाएगा। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, ये ग्रीन एरिया तो एक डेजर्ट जितनी गर्मी तो जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब अब ये एक एरिया एक लो प्रेशर जोन क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इंडिया उतनी बारिश को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा जितनी अभी करता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, तो अभी ही काफी रिसर्चर्स ने ये वार्निंग्स इशू कर लिए हैं कि 2050 तक इंडिया के 30 सिटीज में एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस हो सकते हैं। अब इसके अलावा लेट्स से अगर थार ग्रीन हो भी जाता है, तो इंडिया में एक बहुत ही यूनिक और वियर्ड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लोकस्ट अटैक्स। सबसे पहले तो 2020 में इंडिया पर हुए लोकस्ट अटैक का ये मंजर देख लो। काफी शॉकिंग है, राइट? एक्चुअली में ये जो लोकस्ट होते हैं ना, ये बेसिकली ग्रास हॉपर्स होते हैं। ये वैसे तो एक गर्म डेजर्ट में शांति से पड़े हुए रहते हैं, डेजर्ट से बाहर नहीं आते, लेकिन जैसे ही बारिश होती है और डेजर्ट में ग्रीनरी बढ़ने लगती है, तब ये लोकस्ट के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ ब्रीडिंग सीजन ये ऑलमोस्ट 16,000 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
सेम ऐसा ही हुआ था 2020 में भी अफ्रीका के सहारा और गुबन डेजर्ट में। ब्रीड तो उन्होंने अफ्रीका के डेजर्ट्स में कर लिया था, लेकिन क्योंकि इसके बाद इनका मेन खुराक एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, कॉर्न, तो ये तो अफ्रीकन डेजर्ट में अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए तब इन्होंने खाने की तलाश में हजारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान, ईरान और हमारे इंडिया के फसलों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ उस एक साल में ही इन लोकस ने इंडिया की 1,70,000 हेक्टर्स यानी कि 2 बहरीन देश जितनी फसल पूरी तरीके से तबाह कर दी थी। और ये इंडिया के इतने अंदर वाले स्टेट्स में तक घुस चुके थे जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, प्लानिंग करना तो दूर की बात। और ये लोकस इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका से आए थे, माइंड यू। सो अब सोचो, अगर इंडिया के अंदर ही हमारे थार में ही इनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाए तो इनके लिए थार के आसपास के इलाके जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सारे स्टेट्स तो ग्रेनरीज है। ये स्टेट्स इन लोकस के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होंगे जहां पे ये फीड कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये हरा भरा थार हमारे देश के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के जैसे भी हो सकता है, जो कभी भी फट के पूरे देश के फसल को तबाह कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2020 में जब पाकिस्तान पे इन्होंने अटैक किया था तब उनके देश की 40% फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। Billions of locusts have swarmed large swathes of agricultural land in Pakistan and India. एट दैट पॉइंट पाकिस्तान में इस हद तक फूड क्राइसिस आ चुके थे कि गवर्नमेंट को इन लोकस्ट अटैक्स को एक स्टेट इमरजेंसी तक डिक्लेयर करना पड़ गया था। Pakistan declared a national emergency over locusts early this month. Swarms of locusts destroyed their maize, cotton, wheat and other crops. So definitely ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और अगर फ्रेंड्स आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड, तो मेरा ये वाला वीडियो भी चेकआउट ज़रूर करना, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंडिया और चाइना, इन दोनों देशों में ही पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन रहती है। इंटरेस्टिंग राइट? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? सो अगर आपको इसके पीछे का रीजन जानना है तो यहां पर क्लिक करके पूरे वीडियो को चेकआउट करो, काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।